गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के टॉपिक को डिस्कस करते हुए, और थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पार्ट है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज़ मेजर्स ऑफ मनी। मनी को मेजर कैसे करते हैं देख लेते हैं अभी कैसे करते हैं। मनी सप्लाई इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट पॉइंट ऑफ टाइम। In India, Reserve Bank of India measures the money supply and publishes it on weekly or fortnightly basis. मनी का मेजर क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है। सो फ्रेंड्स, जितनी मनी सर्कुलेशन में है, टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। और इसको कौन मेजर करता है? हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, RBI, वो इसको मेजर करके पब्लिश करते हैं वीकली या फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली मतलब होता है हर 15 दिन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। अब मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए, और क्या मनी सप्लाई है, इसके लिए 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स निकाले हुए हैं RBI ने, और उसको बोलते हैं M1, M2, M3 और M4। अब जान लेते हैं कि M2, 3, 4 क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं M1 से। सो M1 को बोलते हैं हम नैरो मनी, और इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। M1 इंक्लूड्स ऑल द करेंसी नोट्स बीइंग हेल्ड बाय द पब्लिक ऑन एनी गिवन डे। तो जितनी भी करेंसी पब्लिक के पास है ऑन एनी गिवन डे, उसको M1 बोलते हैं। और पब्लिक में कौन कौन आता है? पब्लिक में सब आते हैं एक्सेप्ट बैंक्स और गवर्नमेंट को छोड़कर, ठीक है। It also includes all the demand deposit with bank in the country, both saving as well as current deposits. तो फ्रेंड्स, बैंक में 2 टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। अगर आपको याद हो, हमारा वीडियो भी है इस पर। बैंक में एक होता है टाइम डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। तो इसमें हम टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। किसमें? M1 में। सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, जिसके 2 पार्ट होते हैं, सेविंग और करंट बैंक अकाउंट, उसी को इंक्लूड करते हैं। तो कंपोनेंट्स देख लेते हैं M1 के। सो करेंसी विद द पब्लिक, और पब्लिक में मैंने आपको बताया देश की आम जनता एक्सेप्ट गवर्नमेंट और बैंक्स को लेके। करेंसी डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, मैंने क्या बताया था, डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करते ना। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या हो गया? करंट डिपॉजिट्स। फिर उसके बाद डिमांड लायबिलिटीज़ पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट, मतलब सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। और ये अदर डिपॉजिट्स विद RBI। भाई, अब ये अदर डिपॉजिट्स विद RBI क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बहुत सा ऐसा होता है कि कुछ लोगों के खाते खुले होते हैं RBI के साथ भी। अब वो कौन ऐसे लोग होते हैं जिनको RBI में खाता खुलाना अलाउड होता है? आप जैसे और मुझ जैसे जो आम नागरिक है, उनको तो अलाउड नहीं है। तो ऐसे कौन लोग हैं? मान लीजिए जो RBI के गवर्नर होते हैं, ये एक्स गवर्नर्स होते हैं, उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो RBI के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो वो जो डिपॉजिट्स होते हैं RBI के साथ, वो भी ये नैरो मनी में आएगा। सो क्या 4 चीज़ें आएंगी? करेंसी विद पब्लिक, मतलब आम लोगों के पास जो करेंसी है वो, जो बैंक्स के साथ डिमांड डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट में दोनों सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स, एंड लास्ट अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो इसको हम क्या बोलेंगे? M1, जिसको नैरो मनी भी बोला जाता है। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, और इन चारों चीज़ों को प्लस करेंगे तो M1 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो करता है M2 के बारे में। M2 भी नैरो मनी ही कहलाता है। देखिए नैरो मनी में क्या होता है, नैरो मनी में 2 होते हैं, एक M1 होता है और दूसरा होता है M2। तो हम M1 पढ़ चुके हैं, अब M2 देख लेते हैं। तो M2 क्या होता है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेज। तो फ्रेंड्स देखिए, हम डिपॉजिट कहाँ कराते हैं? एक या तो बैंक्स में कराते हैं, या आपको पता होगा तो हम अपने पैसे पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा के डिपॉजिट करा सकते हैं, और हमको वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो जो M1 होता है उसमें डिपॉजिट्स विद बैंक्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। M2 में क्या करते हैं? डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूड करते हैं। तो देखते हैं कैसे। M2 also includes narrow money, includes all the inclusion of M1, मतलब M1 लिखा प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, जो हम वहाँ पे डिपॉजिट करा रहे हैं उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ, M1 आपने पढ़ लिया था। M1 के 4 कंपोनेंट्स हैं। M2 निकालने के लिए M1 में सिर्फ आपको क्या प्लस करना है? सेविंग डिपॉजिट्स, मतलब जो लोगों ने पैसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग में डाले हुए हैं उसको प्लस करो तो M2 आ जाता है। ये जो मनी सप्लाई की टेबल है, ये अभी आपको तो
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समझ नहीं आई, क्योंकि हमने M3 और M4 नहीं पढ़ा है। अभी आप जब एक बार पढ़ लोगे और उस टेबल को देखोगे तो समझ आ जाएगा, जबकि आपको M1 और M2 तो आ जाना चाहिए। कैसे? M1 हमने पढ़ा था करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट ऑफ RBI, तो ये तीनों को प्लस करो। M2 निकालने का क्या तरीका है? M1 में क्या प्लस कर दो? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब M3 कैसे आएगा अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो M3 अब चालू हो जाती है कैटेगरी ब्रॉड मनी की। अभी तक हम देख रहे थे नैरो मनी, अब कैटेगरी स्टार्ट होती है ब्रॉड मनी की। ब्रॉड मनी में दो कैटेगरीज होती है, M3 और M4। और M3 क्या होता है देखते हैं। M3 कंसिस्ट ऑफ ऑल करेंसी नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। ऑल डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ये भी पढ़ चुके हैं। डिपॉजिट ऑफ ऑल बैंक्स विद RBI, ये भी देख चुके हैं। एंड अब क्या इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा? नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ ऑल द बैंक्स इन द कंट्री। अभी तक नैरो मनी में हम देख रहे थे सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, और मैंने आपको बताया था दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो हम नैरो डिपॉजिट में क्या इंक्लूड कर रहे थे? सिर्फ डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को इग्नोर कर रहे थे। जैसे ही M3 कैलकुलेट करते हैं तो अब इसमें क्या इंक्लूड करने लग जाते हैं? टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। तो M3 में आता है M1 का सारा कंपोनेंट, जो M1 था यहाँ पे, ये M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, जो आपके और मुझ जैसे लोगों के टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुले हुए हैं बैंक्स में, उसको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? M3। यहाँ M3 में ऐसा नहीं है कि M1 प्लस M2 कर दो तो M3 नहीं है, आपको ध्यान देना होगा फॉर्मूले में। M3 कैसे कैलकुलेट होता है? M1, ठीक है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, बस एज सिंपल एज दैट। अब चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है M4। ये भी मैंने आपको बताया था ब्रॉड मनी होता है। और M4 क्या होता है? वाइडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई होता है, क्योंकि हम इसमें हर टाइप का खाता, हर टाइप की सेविंग अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स सब इंक्लूड कर लेते हैं। कैसे? M4 is the widest measure of money supply that RBI uses. It includes all the aspects of M3। भाई अब क्या M4 निकालने के लिए M3 जो यहाँ पे आ रहा था, और उसमें क्या इंक्लूड कर लेते हैं? सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक्स ऑफ द कंट्री। इट इज़ द लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ ऑल ऑफ देम। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? देखो, M3 में क्या कर रहे थे? टाइम डिपॉजिट इंक्लूड करना चालू कर दिया था हमने, बट सिर्फ बैंक्स के साथ। लेकिन अब जो M4 है उसमें हमने टोटल डिपॉजिट्स किसके साथ जोड़ने चालू कर दिए? पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जोड़ने चालू कर दिए हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड, और जो कि लास्ट टॉपिक पे है कि लिक्विडिटी अगर देखा जाए कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है M1, M2, M3, M4 में से, तो वो उसका हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे है लिक्विडिटी मेजर। तो फ्रेंड्स, आपके अकॉर्डिंग लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? लिक्विडिटी होती क्या है? तरलता, ठीक है। किस चीज़ को हम फटाफट लिक्विड कर सकते हैं? मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड हम इक्विवेलेंट टू कैश ही समझते हैं कि आपके पास गोल्ड है बाहर है, फटाफट आप जाएंगे उसको बेचेंगे और आपको उसकी जगह कैश मिल जाएगा। और उसी की जगह अब देखो, आपको लिक्विडिटी समझाती हूँ मैं ऐसे। तो एक तो आपके पास एक गोल्ड बार, ठीक है, और दूसरा आपके पास मान लीजिए कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ पड़ी है, हो सकता है वो डायमंड हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है। लेकिन इफ़ अगर आप उसको गोल्ड से कंपेयर करें तो डायमंड इतना रेडिली एक्सेप्टेड नहीं है मार्केट में। अगर आप गोल्ड और डायमंड लेके जाओगे तो लोग पहले आपको गोल्ड कन्वर्ट करके देंगे कैश में रादर देन डायमंड। क्यों? क्योंकि गोल्ड पे हर एक पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है एक्सचेंज का, ठीक है। अब मान लीजिए आपके एक हाथ में गोल्ड है और एक हाथ में आपकी कोई लैंड या प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको बेचना है, तो फटाफट इन दोनों में से कौन जल्दी बिकेगा मार्केट में, कौन जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा कैश में? ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड ही कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो हाउस है या प्रॉपर्टी है उसको टाइम लगेगा, उसकी वैल्यूएशन होगी। गोल्ड का तो पता है, मेजर किया उसको, जो करंट रेट चल रहा है उससे इनटू किया और आपको उतनी कैश मिल जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो गोल्ड की है वो लिक्विडिटी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा है। तो अब यही हमको यहाँ पे देखना है कि जो M1 से लेके M4 है उसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी है। तो देखिए, जो M1 होता है नैरो मनी, उसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों फ्रेंड्स? उसमें क्या थे? उसमें था करंट अकाउंट, मतलब मनी हेल्ड विद पब्लिक, भाई वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। और उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ठीक है। अब जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो कितने लिक्विड होते हैं? क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? आप गए ATM, आपने ATM कार्ड यूज़ किया, पिन डाला और आपके हाथ में कैश। तो डिमांड डिपॉजिट भी क्या है? इक्विवेलेंट टू कैश ही तो है, बस फ़र्क ये है कि वो आपके घर में ना पड़े होने की बजाय वो वहाँ पे
बैंक के अकाउंट में पड़ा है जिसको आप तुरंत जाके विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ये नैरो मनी में M1 होता है, इसकी लिक्विडिटी सबसे हाईएस्ट होती है। फिर उसके बाद जो M2 होता है, जिसमें डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस भी आ जाते हैं, उसकी लिक्विडिटी एज़ कम्पेयर टू M1 थोड़ी सी कम होती है। अब चलते हैं ब्रॉड मनी में। अब इसमें क्या जुड़ जाता है फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, M1 प्लस द टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो अब आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है, उनको आप टाइम से या समय से पहले नहीं तोड़ सकते हैं, और तोड़वाना है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, टाइम लग गया। वेयर एज अगर आप डिमांड डिपॉजिट देख रहे हैं, आप बैंक गए, ATM यूज़ किया, ख़त्म, और पैसे लेके वापस। टाइम डिपॉजिट में आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ प्लस उसका एक लॉक इन पीरियड होता है, तो वो इससे कम लिक्विड है। और सबसे लोएस्ट लिक्विडिटी जो होती है वो M4 की होती है, क्योंकि इसमें जो टाइम डिपॉजिट्स जितने भी हैं हमारे देश में, भले ही वो बैंक्स में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, तो इसकी लिक्विडिटी एज़ कम्पेयर टू द अदर 3 पैरामीटर्स सबसे कम होती है। आई होप आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, और कन्फ्यूज़ होना भी क्यों है, हर चीज़ मैंने आपको लॉजिक दे के पढ़ाई है। क्या डिमांड डिपॉजिट होता है, क्या टाइम डिपॉजिट होता है। अगर इसमें कन्फ्यूजन है, पहले आप फटाफट वीडियो देखिए वो वाला जाके, और उसके बाद देखिए, तो आपको समझ आ जाएगी कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में क्यों फ़र्क आता है। जहाँ डिमांड डिपॉजिट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा लिक्विड होगा, क्योंकि गए और पैसे निकाले और घर आ गए, तो इसलिए। और यहाँ M1 में डिमांड डिपॉजिट से इंक्लूडेड थे, तो ये ज़्यादा लिक्विड होगा कंपेयर टू M2। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस भी आ गए, फिर यहाँ पे तो टाइम डिपॉजिट आ गए, तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन क्या और किस वजह से ज़्यादा लिक्विड है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन है तो वो हाथों हाथ रिमूव हो सकती है। और प्रीवियस वीडियोस को भी आप रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।